हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो मैंने टर्म्स पढ़ाए थे, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, जिसमें अफेक्टिव फैलेसी, एनाग्राम, एनास्ट्रॉफी, ये सारे वर्ड्स थे ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड ये आपका प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो या क्वेश्चंस है। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हमने इसकी थ्योरी पढ़ लिया है ऑलरेडी, मैंने इसकी थ्योरी दे दिया है, और लिटरेरी टर्म्स अभी कुछ ही दिन पहले दिया है जिसमें मैंने कुछ टर्म्स करा दिए हैं। अब उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आप क्वेश्चन तभी देखेंगे जब आप वो थ्योरी वाली क्लास देख लेंगे, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो पहले जाके आप थ्योरी वाली क्लास को देखिएगा, देन आप इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अफेक्टिव फैलेसी रेफर्स टू। अफेक्टिव फैलेसी क्या रेफ़र करता है, थोड़ा सा इसमें हम समझते भी चलेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया भी है। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें ना, तो भावात्मक भ्रांति होता है। इसको अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में इसे कहते हैं भावात्मक भ्रांति। ठीक है, भ्रांति बोला जाता है, यानी कि भावात्मक गलती हो जाती है हमें। एक चीज़ और याद रखिएगा कि वी.के. विम्सेट एंड मोनरो बियर्डस्ले ने इसे अफेक्टिव फैलेसी जो टर्म है इसको क्वाइन किया है, ये मैंने बताया है उसमें। तो इसमें जान लेते हैं कि अफेक्टिव फैलेसी होता क्या है। जैसे कोई, मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, जैसे कोई रीडर है, जैसे मैं ही एक रीडर हूँ, अब मुझे कोई बुक पसंद आ गई, जैसे मैं रीडर हूँ, अब मुझे कोई ऐसी पोयम पसंद आ गई, कोई कविता मुझे पसंद आई और वो मेरे दिल को छू रही है। वो कविता इतना छू ली मेरे दिल को कि मैं बहुत ही भाव से भर गई। मैं क्या हो गई, बहुत ज़्यादा भावात्मक हो गई। वो कविता मुझे भावात्मक अनुभव करा रही है। तो मैं उस पोयम को मूल्यांकन जो करूँगी ना, तो भावात्मक तरीके से करूँगी, बल्कि मैं इग्नोर क्या कर दूँगी उस पोयम को। उस पोयम की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, या जो उसकी जो पोएम की गुणवत्ता है, या उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो साहित्यिक गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसकी जो रचनात्मक है, उस चीज़ को मैं नज़रअंदाज करके बल्कि अपने भावात्मक एकदम पूरा भाव से भर गई हूँ और पोएम को मैं मूल्यांकन करूँगी। तो पोएम को क्या, पोएम की जो असली क्वालिटी है, जो पोएम की वास्तविकता है, वो खो दूँगी। उसको नज़रअंदाज करके मैं भावात्मक इसका मूल्यांकन कर रही हूँ। यही होता है आपका अफेक्टिव फैलेसी, यानी कि पोएम की रियलिटी को खो देना। पोयम में वास्तविक साहित्यिक गुणवत्ता यूज़ किया गया है, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। उसकी रचनात्मक वो भी चीज़ मुझे नहीं दिख रही। मैं इतनी भाव से भर गई हूँ, मुझे ये पोयम बहुत ज़्यादा दिल को छू गई है, और मैं इतनी भाव से भर गई हूँ कि मैं मूल्यांकन भावात्मक ही कर रही हूँ। पोयम की और जो क्वालिटी है वो मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ। यही होता है अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, मैंने अपने पे समझा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्यांकन ही होता है, पोयम की मूल्यांकन ही की जाती है, बट भावात्मक तरीके से की जाती है। एक रीडर भावात्मक तरीके से करता है, और जो कि वो गलत करता है, भावात्मक तरीके से नहीं करनी चाहिए। जिससे क्या होती है, जो पोएम की क्वालिटी होती है, उसमें जो और भी अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इतने भाव से भर जाते हैं। तो ये भावात्मक भ्रांति है। तो अफेक्टिव फैलेसी मैंने बता दिया है। तो कन्फ्यूज़न बिटवीन पोएम एंड इट्स रिजल्ट, यही आंसर ही है। इसमें पोएम और इसके रिजल्ट में के बीच में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the meaning of Alexandrine in poetry? Alexandrine मतलब पोइट्री में Alexandrine का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं कि पोइट्री में Alexandrine का मतलब क्या होता है। A line with 5 iambic feet, 5 iambic feet तो वो होता है ना, पेंटामीटर होता है। A line with 12 syllables, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंड्राइन में कितने सेलेबल्स होते हैं, 12 सेलेबल्स की ये लाइनें होती हैं। तो ये याद रखना है, मैंने समझाया है। अलेक्जेंड्राइन में कितने सेलेबल्स होते हैं, 12 सेलेबल्स होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये अलेक्जेंड्राइन में कितनी लाइनें होती हैं, तो 9 लाइनें होती हैं, ये मैंने समझा दिया है। 8 लाइन जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो 9वीं लाइन होती है, यानी कि जिसे अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है, ये आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। तो ये याद रखना है। और इसमें सेलेबल्स कितने पाए जाते हैं, 12 सेलेबल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल कितनी लाइनें होती हैं, 9 लाइनें होती हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, इसमें एलिगरी का बताना है। हैमलेट बाय शेक्सपियर, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय बनियन, डॉन क्विक्सटो बाय सर्वेंट्स, या ओथेलो बाय शेक्सपियर। तो इसमें एलिगरी कौन सी है, एलिगरी क्या होती है कि एक स्टोरी
एक नैरेटिव स्टोरी चल रही है और एक स्टोरी के साथ साथ एक और स्टोरी चलती है, ठीक है। तो ये जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय बनियन, जॉन बनियन की द पिलग्रिम प्रोग्रेस, वो आपका एक एलिगरी है, हम पढ़े थे एलिगरी, और उसमें जो मेरी थ्योरी वाली क्लास है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक योर क्विक्सोटिक आइडिया। क्विक्सोटिक आइडिया, जो टर्म है क्विक्सोटिक, ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। एलिगरी का है कि एल्यूशन का है कि एनाग्राम है कि एंटोनोमासिया है, किसका है ये। तो ये जो टर्म है क्विक्सोटिक, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एल्यूशन का एग्जाम्पल है, यानी कि संकेत, उल्लेख, ठीक है। जैसे कोई चीज़, कोई राइटर अपने वर्क में कोई ऐसा वर्ड यूज़ करता है जो वर्ड पहले से यूज़ हुआ हो, कहीं ना कहीं यूज़ हुआ हो, और वो वर्ड आके राइटर या कोई पोएट्स या राइटर वो अपने वर्क में भी वो चीज़ वर्ड यूज़ कर लेता है, तो हमें क्या होता है कि वो वर्ड देख के हमें वो पिछला वाला वर्क याद आ जाता है कि ये चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी हैं। तो ये आपका होता है एल्यूशन, यानी कि आपका संकेत या उल्लेख, ठीक है। तो उसे एल्यूशन कहते हैं। एल्यूशन मतलब संकेत या उद्धरण। जैसे कोई पोएट हो गया या कोई राइटर हो गया, जाने अनजाने में वो कोई हिस्टोरिकल पर्सन या हिस्टोरिकल इवेंट्स या कोई अदर लिटरेरी वर्क या आर्ट वो इंडिकेट करता हो, दैट हैज़ बिन रिटन बिफोर हिम, जो उसके पहले लिख चुका है, दिस इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एल्यूजन। मैंने भी समझाया है, ये वही आपका एल्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। एनिक्रोनिज्म रेफर्स टू, एनिक्रोनिज्म क्या है, ग्रामेटिकल एरर है कि रेफरेंस टू मैथोलॉजी है कि एरर इन क्रोनोलॉजी है कि मेटाफिजिकल डिवाइस है, क्या है एनिक्रोनिज्म। तो एनिक्रोनिज्म क्या होता है, ठीक है। एनिक्रोनिज्म क्या होता है, एनिक्रोनिज्म समय में हुई एक त्रुटि होती है, एक गलती होती है, जब कोई चीज़ या घटना उस समय पर दिखाई देती है जब वो वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर कोई मध्ययुगीन फिल्म है, उसमें कोई कैरेक्टर घड़ी पहने हुए दिखे, तो ये एनिक्रोनिज्म का उदाहरण होगा, क्योंकि उस समय घड़ियाँ नहीं हुआ करती। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरर इन क्रोनोलॉजी, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एरर इन क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है, विच टर्म मीन्स लैकिंग सीक्वेंस एंड रेफर्स टू एन एब्रप्ट चेंज इन सिंटैक्स। तो ये जो लैकिंग सीक्वेंस है, ये कौन सा टर्म का मतलब है कि लैकिंग सीक्वेंस उसमें आता है जिसमें एब्रप्ट चेंज हो जाती है चीज़ें, वो आपका कौन सा है, एनाडिप्लोसिस है या फिर एनाक्लोथोन है कि एनाग्राम है कि एनास्ट्रॉफी है, क्या है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे लैकिंग सीक्वेंस क्या होता है, एनाक्लोथोन होता है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे अच्छे से आंसर कर ले पा रहे होंगे। एनाक्लोथोन क्या होता है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुक्रम में ही कमी, यानी कि लैकिंग सीक्वेंस में ही होता है एनाक्लोथोन, ठीक है। मतलब जिसका मतलब क्या होता है, एक वाक्य संरचना की त्रुटि होती है जिसमें वाक्य की शुरुआत एक निश्चित व्याकरणिक संरचना के साथ होती है, लेकिन बाद में वो जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो बदल जाता है। जैसे मैं अगर अपने भाषा में समझे हम इसको, लैकिंग सीक्वेंस, जैसे मैंने कहा, जैसे कोई एग्जांपल ले रही हूँ, मैं उस किताब को पढ़ रही थी, जैसे मैंने कहा मैं उस किताब को पढ़ रही थी, अचानक से मैंने बोला मैं उस किताब को पढ़ रही थी, उस किताब को पढ़ रही थी। अब आगे मुझे और लिखना चाहिए ना, लेकिन मैंने तुरंत सेंटेंस को क्या कर दिया, तोड़ दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया, जो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई थी, मैं उस किताब से पढ़ रही थी, मैं उस किताब को पढ़ रही थी, यहाँ से होती है, लेकिन फिर सेंटेंस की संरचना क्या हो जाती है, जो मुझे बहुत पसंद आया। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और क्या जोड़ दिया जाता है, जो मुझे बहुत पसंद आया जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका ये जो सेंटेंस हो जाता है वो थोड़ा अजीब हो जाता है। तो ये आपका क्या है, एनाक्लोथोन है, यानी कि लैकिंग सीक्वेंस में ही लैकिंग हो जाती है। जैसे मैंने कहा मैं उस किताब को पढ़ रही थी, आगे भी मुझे कहना चाहिए था, आगे भी मुझे, जैसे मैं और कुछ बोलूँ, जैसे मैंने कहा अपनी भाषा में हम इसको समझते हैं, मैंने कहा जैसे मैंने कहा
तुम एक काम कर दोगे, मैंने पूछा तुम एक काम कर दोगे, तुम एक काम कर दोगे, तुम एक काम कर दोगे। मैंने तो आपसे कहा, मैंने तुमसे कहा कि तुम एक काम कर दोगे। जैसे ही एक सेंटेंस की मैंने शुरुआत की, आगे मैंने क्या कर दिया, चलो छोड़ो तुमसे नहीं होगा, चलो छोड़ो तुमसे नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई है सेंटेंस, और यहाँ पे आके टूट गया, यानी कि आगे काम नहीं बताया गया, सेंटेंस तो यहाँ पे टूट गया, दूसरा यहाँ पे जोड़ दिया गया। यही होता है लैकिंग सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस की कमी हो जाती है, एब्रप्ट चेंज हो जाता है, तुरंत सेंटेंस में एब्रप्ट चेंज आ जाता है, आगे उसके मतलब उसके थ्रू आगे बढ़ नहीं रहा है सेंटेंस, बीच में ही टूट जा रहा है और तुरंत ही चेंज आ जाता है। यही होता है एनाक्लूथॉन, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। ओके, तो ये चीज़ें अपने समझनी है, उसे क्या कहते हैं, एनाक्लूथॉन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो है व्हाट इज़ एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस क्या होता है, एनाडिप्लोसिस क्या होता है, व्हाट इज़ एनाडिप्लोसिस, क्या होता है एनाडिप्लोसिस। तो एनाडिप्लोसिस वो चीज़ होती है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक फिगर जिसमें एक सेंटेंस के अंत का जो शब्द होता है वो अगले सेंटेंस की शुरुआत में दोहराया जाता है, वही आपका एनाडिप्लोसिस है। जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा व्हेन आई गिव, व्हेन आई गिव, उसके बाद मैंने क्या किया, आई गिव माई सेल्फ, आई गिव माई सेल्फ, ये हो गया एनाडिप्लोसिस। यानी कि क्या कह रहा है, सेंटेंस या वर्ड का लास्ट जो आपका है, लास्ट जो आपका शब्द है उसी को अगले सेंटेंस की शुरुआत में दोहराया जाए, वही आपका एनाडिप्लोसिस होता है, वही आपका क्या हो जाता है, एनाडिप्लोसिस हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एनाडिप्लोसिस। तो रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट, सिंपल है, इसको समझिएगा। तो ये क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की रिपीटिशन, सेंटेंस के अंत में जो वर्ड आता है उसे अगले सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, दोहरा देते हैं, वही आपका एनाडिप्लोसिस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एनाफोरा, एनाग्राम, एलिगरी या फिर एंटोनोमासिया, क्या कहेंगे इसे, रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड। ठीक है, तो एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम एक ऐसा शब्द है, ये एनाग्राम है, रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड, मतलब वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज कर देना, दूसरे शब्द बना देना, जैसे एनाग्राम है। एनाग्राम क्या होता है, एक ऐसा शब्द या फ्रेज होता है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसमें किसी अन्य वर्ड या फ्रेज के लेटर्स को रीअरेंज करके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेटर्स के क्रम को बदलकर एक नया शब्द या वाक्यांश बनाया जाता है, लेटर्स के ही क्रम को बदल दिया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दूँ, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम एनाग्राम का, उसको चेंज करके बनाया जाता है बीच के ही अक्षर को। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लिसन, लिसन, अब इसको चेंज करके बना दिया जाएगा साइलेंट, साइलेंट, लिसन, साइलेंट, बीच के अक्षरों को ये इधर उधर करके रीअरेंज करके उसके अक्षरों को, उसको लेटर को रीअरेंज करके दूसरा बना दिया गया। और भी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे टीचर, टीचर, इसको चीटर, चीटर, यानी कि इसी के अक्षर को रीअरेंज करके दूसरा शब्द बना देना, वही आपका एनाग्राम होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो है व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाग्राम। अभी मैं यहाँ पे मैंने बताया एनाग्राम का एग्जाम्पल क्या है, तो द बार्ड फॉर शेक्सपियर की एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन की पावर टेंस टू करप्ट की बिनरे इनटू ब्रेने, तो यही है, बिनरे से ब्रैनी बना दिया गया है, शब्दों को सिर्फ लेटर्स को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, वही आपका एनाग्राम है। नेक्स्ट, अगला जो है विच मैट्रिकल यूनिट हैज़ अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड सेलेबल्स, तो कौन सा वो मैट्रिकल यूनिट है जिसमें अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस सेलेबल पाए जाते हैं। आई एम की, एनापेस्ट की, ट्रॉकी या फिर डेक्टाइल, तो एनापेस्ट होते हैं, एनापेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। आयम्ब में 2 सेलेबल पाए जाते हैं, आयम्ब में जो होता है वो 2 सेलेबल्स का होता है, जिसमें पहला वाला जो होता है आपका, पहला वाला जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, पहला वाला अनस्ट्रेस होता है, लास्ट वाला स्ट्रेस होता है।
एनापिस्ट में 3 सिलेबल्स पाए जाते हैं। 3, दोनों पहले वाले अनस्ट्रेस होते हैं और लास्ट वाला स्ट्रेस होता है। ट्रॉकी जस्ट आयम का उल्टा है, इसमें भी 2 सिलेबल पाए जाते हैं, बट जो पहला वाला होता है वो स्ट्रेस होता है, लास्ट वाला अनस्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एनापिस्ट हो जाएगा। इसमें 3 सिलेबल्स पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ एनाफोरा? तो एनाफोरा हम सभी को पता है कि एनाफोरा क्या होता है। मतलब एनाफोरा ये भी फिगर ऑफ स्पीच ही है, जिसमें कई वाक्यों या लाइनों को शुरुआत एक ही शब्द या वाक्यांश से होती है। ये क्या करता है एनाफोरा? मतलब एनाफोरा एक साहित्यिक तकनीक है जिसमें एक ही शब्द या वाक्यांश को लगातार आने वाले वाक्य या वाक्यांशों की शुरुआत में दोहराया जाता है, उसे ही कहा जाता है एनाफोरा। जैसे मैंने कहा ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, ये देश मेरा, मतलब वर्डों को जैसे एक में मैंने रिपीट कर दिया, अब इसी का शुरुआत वाला दूसरी लाइन में भी वही रिपीट होगा, तीसरी लाइन में भी वही वर्ड रिपीट होगा, वही होता है। तो रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द सेंटेंस पावरफुल यू हैव बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ। एनाक्लूथॉन, एनाफोरा की, एनाडिप्लोसिस की, एनास्ट्रॉफी। तो ये क्या है? ठीक है, एनास्ट्रॉफी क्या है? एनाक्लूथॉन तो हमने समझ लिया था, एनाफोरा भी, एनाडिप्लोसी। तो ये आपका पावरफुल यू हैव बिकम, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? एनास्ट्रॉफी का है। ये किसका है एग्जाम्पल? एनास्ट्रॉफी का है। ठीक है, तो एनास्ट्रॉफी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें सेंटेंस में शब्दों के समान क्रम को उलट दिया जाता है, और ये तकनीक अक्सर कविता और डायलॉग यानी कि पोएम और डायलॉग में इन अनोखा और ध्यान खींचने वाला प्रभाव पैदा करती है। एनास्ट्रॉफी क्या होता है? जिसमें शब्दों में ही, मतलब सेंटेंस में ही शब्दों के समान क्रम को उलट दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव बिकम पावरफुल होना चाहिए ना, यू हैव बिकम पावरफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? उलट दिया है, शब्दों को ही उलट दिया है, पावरफुल यू हैव बिकम कर दिया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो और भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सुंदर है वह स्थान, मैंने कहा सुंदर है वह स्थान, सुंदर है वह स्थान, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें मैं क्या कर दूंगी? शब्दों को ही उल्टा कर दूंगी। वह स्थान सुंदर है, वह स्थान सुंदर है, अर्थ वही दे रहा है, सेंटेंस भी वही है, बस मैंने क्या किया? शब्दों को उलट फेर कर दिया है। यही होता है एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी मतलब जिसमें सेंटेंस में शब्दों के समान क्रम को उलट दिया जाता है। जैसे यू हैव बिकम पावरफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? वर्ड को ही उल्टा कर दिया है, पावरफुल यू हैव बिकम। तो ये होता है एनास्ट्रॉफी। सुंदर है वह स्थान बोल के वह स्थान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों के क्रम को पलटने से सेंटेंस में एक अनोखा लय और प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे ही बोला जाता है आपका एनास्ट्रॉफी, याद रखना है। नेक्स्ट वन है, व्हाट डज द टर्म एनोनिम मीन? एनोनिम क्या होता है? एनोनिम एक डिस्गाइज नेम है, एक काल्पनिक नाम होता है जिसमें किसी व्यक्ति किसी विशेष सामाजिक भूमिका का निर्वाह करते समय उपयोग करता है। ये नाम उस व्यक्ति के असली पहचान को छिपाने के लिए प्रयोग, मतलब असली पहचान उसकी जो है उसको छिपाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके गर्ल्स वर्दी हैं, डिस्गाइज नेम, इतना याद रखना है, ये तो याद ही रहेगा। एनोनिम मतलब डिस्गाइज नेम। शूडोनिम जिसे आप बोल सकते हो, फेक नेम जिसे आप बोल सकते हो, यानी कि अपनी असली नेम छिपाने के लिए हमें कोई फेक नेम ले लेना, डिस्गाइज नेम लेना या शूडोनिम ले लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ फिक्टिशियस नेम यूज फॉर ए स्पेसिफिक रोल। नेक्स्ट, एंटोनोमासिया इज, एंटोनोमासिया क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच। एंटोनोमासिया क्या है? तो ये भी समझ लेते हैं कि एंटोनोमासिया क्या है। जैसे एंटोनोमासिया क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम की जगह उसके लिए प्रसिद्ध विशेषण या उपनाम का उपयोग किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एंटोनोमासिया उससे रिलेटेड है। जैसे मिटोनमी हमने पढ़ा है ना, मिटोनमी उसी से रिलेटेड है, उसी से कुछ मिलता जुलता है। मिटोनमी का ही एक प्रकार है ये एंटोनोमासिया। तो इसमें क्या होता है कि किसी विशेष कोई व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसके नाम की जगह हम उसके लिए कोई प्रसिद्ध एडजेक्टिव या उपनाम का उपयोग करते हैं। तो ये मिटोनमी का एक प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर उसकी पहचान या गुण का, मतलब कोई विशेष व्यक्ति है उसका नाम ना लेके उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है या उसकी पहचान है उसका नाम ले लें, उसका उल्लेख करें। जैसे शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर को हम शेक्सपियर ना बोल के इन्हें क्या क्या बोला गया? द बार्ड बोल रहे,
शेक्सपियर ना बोल के द बार्ड बोल दे, ये हो गया एंटोनोमासिया। जैसे कवि को, जैसे कोई पोएट्स का नाम ना लेके हम सूरदास बोल दें, तो ये हो गया आपका एंटोनोमासिया। ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम ना लेके बल्कि उसकी जगह पर हम उसके पहचान या गुण का उल्लेख कर दें, वो हो गया आपका। देखिए द बार्ड इन एग्जाम्पल ऑफ एंटोनोमासिया रेफरिंग टू, देखिए यहाँ पे द बार्ड क्या है, ये एंटोनोमासिया का ही एग्जाम्पल है, ये रेफर से कह रहा है, विलियम शेक्सपियर को कह रहा है। नेक्स्ट वन, अगला जो है नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफोरिज्म। एफोरिज्म का इसमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है एफोरिज्म का। टू स्लीप, परचेज, टू ड्रीम, आई विल अराइज, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, द बार्ड शेक्सपियर। तो इसमें बताना है कि एफोरिज्म क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। एक छोटी और सटीक कहावत होती है। ठीक है, एफोरिज्म मतलब कहावत। अडेज, प्रोवर्ब, सेइंग, ये सब क्या होता है, कहावत ही है। तो एफोरिज्म क्या होता है, अगर इसकी सिनोनिम देखा तो सिनोनिम में ये सब आते हैं, बट एफोरिज्म भी कहावत है, लेकिन ये बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही संक्षिप्त होती है और सटीक कहावत है, यानी कि जो किसी गहन या सत्य ज्ञान को सरल रूप से व्यक्त करती है। ये कहावत अक्सर जीवन में किसी महत्वपूर्ण पहलू पर टिप्पणी करती हैं और रीडर्स को सोचने पर मजबूर। जैसे मैंने कहा समय ही धन है, समय ही धन है। भाई ये बहुत ही छोटी कहावत है, लेकिन एक सटीक कहावत है, सच्ची कहावत है कि नहीं, कि समय ही धन है। धन क्या है, समय, वक्त सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। तो ये बहुत ही छोटी कहावत है, बहुत ही सटीक कहावत है कि सच में अगर हम पढ़ें इसको या समझें इसको तो हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये आपका होता है एफोरिज्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर टेंस, आई थिंक यही करेक्ट है, पावर टेंस टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट सब मिटा दो पहले मैं, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज करेक्टराइज बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन इन प्लेस ऑफ कॉमन नाउन। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बाय द यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का यूज़ किया जाता है कॉमन नाउन की जगह पे। एंटोनोमासिया, एनाफोरा या एनाडिप्लोसिस या फिर एलिगरी। तो अभी हमने बताया कि किसका यूज़ किया जाता है, मतलब कोई विशेष व्यक्ति की जगह पर उसकी क्वालिटी, उसके गुण कि उसके स्थान पर हम उसके क्वालिटी का यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटी का नाम लेते हैं, तो एंटोनोमासिया हो जाएगा। यस, यहाँ पे एंटोनोमासिया करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इन दिस सेंटेंस व्हेन आई गिव माई सेल्फ, द रिपीटिशन ऑफ गिव इज़ एन एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है, व्हेन आई गिव माई सेल्फ। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, इस सेंटेंस में जो क्लॉज है गिव लास्ट में आया है। अब इसी गिव को दूसरे वाली क्लॉज में क्या कर दिया गया है, दोहरा दिया गया है। तो ये है क्या जो दोहरा दिया जाए, एनाडिप्लोसिस, मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज मेड व्हेन अ स्टोरी प्रेजेंट समथिंग इन टाइम पीरियड वेयर इट डजंट बिलोंग। तो यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार का ये एरर है, जब कोई स्टोरी होती है, प्रेजेंट होती है समथिंग इन टाइम पीरियड, जब ये उससे बिलोंग नहीं करती। अभी मैंने बताया वो आपका एनिक्रोनिज्म, जो मैंने बताया एनिक्रोनिज्म, कि एनिक्रोनिज्म होता क्या है। ठीक है, एनिक्रोनिज्म होता क्या है, मतलब जब कोई चीज़ या घटना उस समय पर दिखाई देती है जब वास्तव में वो अस्तित्व में नहीं होता, उससे बिलोंग नहीं करता है, ये आपका एनिक्रोनिज्म हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, एनाफोरा, एनास्ट्रॉफी, एनाक्लूथॉन, एंटोनोमासिया। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। तो यानी कि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को हम क्या कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो क्या है, एनास्ट्रॉफी है। वर्ड को ही उल्टा कर देते हैं, सेंटेंस में वर्ड को उल्टा क्रम कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं, तो वो आपका एनास्ट्रॉफी हो जाता है। जैसे वो सुंदर स्थान है, स्थान सुंदर है। ठीक है, तो ये सारी वर्ड को उलट फेर कर देना एनास्ट्रॉफी। तो कैसा लगा, ये था आपका 20 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए थे, जितना भी मैंने कराया था आई थिंक 19 या 18-19 कुछ तो ऐसे टर्म्स कराए थे ना।
तो उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन ले लिया है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक, और समझाने की भी कोशिश इसमें भी किया है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।